10वीं से 12वीं सदी की अवधि में सेंद्रक सिंध या चिंदक परिवार की विभिन्न शाखाओं की चर्चा मिलती है, जो अपने आप को भोगावती के स्वामी कहते थे और धीरे धीरे नागवंशियों का विस्तार मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से बस्तर में हुआ। बेगुर के नागत्तरों की भी 10वीं सदी के एक शिलालेख में चर्चा है, जिसके अनुसार उन्होंने पश्चिम गंगा के राजा एरयप्पा की ओर से राजा वीर महेंद्र से युद्ध किया था और इस युद्ध में वो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। यदि नवसाह सांकर चरित के प्रमाण को स्वीकार किया जाए तो नागराज इनकी पुत्री शशिप्रभा का विवाह सिंधुराज परमार से हुआ था। वो भी इस अवधि में नर्मदा के तट पर स्थित रतनवाड़ पर शासन कर रहे होंगे। द्रविड़ कौन है? क्या वे नागों से भिन्न हैं? क्या वो एक ही नस्ल के लोगों के दो अलग अलग नाम हैं? आमतौर पर यही माना जाता है कि द्रविड़ और नाग दो अलग अलग नस्लों के नाम हैं। इस कथन से कई लोगों को झटका लगेगा, फिर भी सत्य यही है कि द्रविड़ और नाग समान लोगों के दो अलग अलग नाम हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ही लोग इस विचार को स्वीकार करेंगे कि द्रविड़ और नाग समान लोगों के दो अलग अलग नाम हैं, और उन्हें से भी कम लोग ये मानेंगे कि नागों के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण भारत पर कब्जा जमाया, बल्कि उन्होंने दक्षिण के साथ ही उत्तर में भी पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। भले ही वो इसे नहीं माने, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सत्य है। चलिए अब देखते हैं कि आधिकारिक लोगों का इस विषय पर क्या कहना है। दक्षिण भारत की जानी मानी विद्वान श्री दीक्षित यार ने इस विषय पर रामायण में दक्षिण भारत में अपने पेपर में कहा है, सर्प को अपना कुल देवता मानने वाले अर्ध दैवी जनजाति के नागों का विस्तार उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से पूर्वोत्तर में असम तक पूरे भारत में और सिलोन तक तथा दक्षिण भारत तक दक्षिण में फैला हुआ है। किसी समय वो काफी शक्तिशाली रहे होंगे। यवनों या संभवतः राजनीतिक सत्ता से उनके पतन के बाद नागों का दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ। न केवल सेलोन के कुछ हिस्सों पर, बल्कि प्राचीन नागों ने प्राचीन मालाबार के इलाकों पर भी कब्जा जमा लिया था। ईसा के बाद की आरंभिक सदियों के दौरान लिखे गए तमिल ग्रंथों में हम अक्सर नागनाडु की चर्चा सुनते हैं। आज भी मालाबार में नागों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं और दक्षिण त्रावणकोर के नगरकोइल मंदिर आज भी नाग पूजा के लिए समर्पित हैं। उनके विषय में इतना कहा जा सकता है कि वो समुद्र से भय खाने वाली जनजाति के लोग थे। उनकी स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थीं। स्पष्ट रूप से नागों का विलय चेरों में हो गया, जिनका अभ्युदय सत्ता और प्रभुत्व की दृष्टि से ईसवी सन का आरंभ होने के साथ ही हुआ। इस विषय पर गहन अध्ययन करने वाले C.F. ओल्डहैम ने भी प्रकाश डाला है। ओल्डहैम के अनुसार द्रविड़ों का विभाजन प्राचीन काल से ही चेरों, चोल और पांड्यों के रूप में किया गया है। चेर या सेरा प्राचीन तमिल में सेरई, द्रविड़ भाषा में नागों का ही समान शब्द है। चेर मंडल नागद्वीप या नागदेश स्पष्ट रूप से ये दक्षिण में द्रविड़ों के असुर मूल की ओर इशारा करता है। किंतु इसके साथ ही आज भी पूरी गंगा घाटी में ऐसे लोगों का विस्तार है जो स्वयं को चेरू या सेरू कहते हैं और सर्प देवताओं को अपना वंशज बताते हैं। चेरू अति प्राचीन नस्ल के हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी समय पर गंगा घाटी के एक बड़े हिस्से पर उनका शासन था, और हमने पहले देखा भी है कि प्राचीन काल में नाग जनजातियों का वहां कब्जा था। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के आक्रमण के समय में चेरू लोगों को धीरे धीरे उनके इलाके से खदेड़ दिया गया और आज वो गरीब और लगभग भूमिहीन हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये लोग द्रविड़ चेरों के वंशज हैं। चेरों की अनेक विशेष परंपराएं हैं और उनमें से एक है जो उन्हें नेपाल के लिच्छवियों और नेवारों के साथ जोड़ता है। वो है 5 या 6 घरों के लिए एक राजा का चुनाव और विधिवत रूप से उसका राज्याभिषेक, जब उसके माथे पर तिलक या शाही प्रतीक लगाया जाता है। लिच्छवियों और नेवारों की कई परंपराएं दक्षिण के द्रविड़ों से मिलती जुलती थीं। सभी सर्प को पूजते थे। जहां नेपाल में करकोटक नाग की पूजा होती थी, तो वहीं कश्मीर में नील नाग की। लिच्छवी की राजधानी वैशाली का संरक्षक देवता भी एक नाग ही था। नेवारों और लिच्छवियों के वैवाहिक संबंध तमिलों से काफी मिलते जुलते हैं और समान मूल की दिशा में काफी हद तक संकेत करते हैं। नेवारों में संपत्ति का उत्तराधिकार स्त्रियों को मिलता था, जैसा कि पंजाब के अरत्तो बहिकों या तखाओं में दिखता है, जिनके यहाँ उनके अपने पुत्रों को नहीं बल्कि बहनों को पुत्रों को उत्तराधिकारी माना जाता था।
द्रविड़ों में आज भी यही परंपरा है। हाल ही में एक द्रविड़ लेखक बालकृष्ण नाग ने कहा कि उनके यहाँ के लोग लगभग हर मामले में नेवारों के भाई बंधु लगते हैं। हालांकि इन सारी बातों के अलावा उत्तर भारत के लोगों से दक्षिण के नाग लोगों को जोड़ने वाली अन्य कई बातें भी हैं। चंबल नदी के करीब कंसवा में कर्नल टोड ने एक शिलालेख का पता लगाया, जिसमें सरिया नस्ल के शक्तिशाली कबीलों में से एक प्रसिद्ध कबीले के सलिंद्र नाम के राजा तखिया के शासक बताए गए हैं। स्पष्ट रूप से ये पंजाब का तखिया या तखा राज्य था, जहां हुएन सांग आया था और जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। इस कारण ऐसा लगता है कि तखिया के नाग लोग भी सरिया के नाम से जाने जाते थे। इसके साथ ही सुदेज और ब्यास घाटियों के बीच बाहरी हिमालय क्षेत्र में सारा या सियोराज नाम का एक स्थान भी है। इस जिले में नाग देवी देवताओं को मुख्य देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। एक और सियोराज ऊपरी चेनाब घाटी भी है और इस पर भी नागों की पूजा करने वाले लोगों का कब्जा था। सरज या सियोराज नाम कर्नल टोड के शिलालेख के सरिया नाम और स्कोरी के जैसा लगता है, जो गंगा घाटी के चेर लोगों का वैकल्पिक नाम है। ये सराय से भी मिलता जुलता है, जिसे हमने चेर या नाग के पुराने तमिल नाम के रूप में पहले ही देख लिया है। स्पष्ट रूप से सरिया या तखिया सतलुज के सरज, गंगा घाटी के स्कोन या चेरू और दक्षिण भारत के चेर, सेर या केर की नाग की पूजा करने वाले लोगों की ही भिन्न भिन्न शाखाओं के नाम हैं। इस पर भी गौर करना चाहिए कि हिमालय की कुछ बोलियों में कीर या कीरी का अर्थ सांप होता है। इसी नाम से संभवतः किरात शब्द निकला, जिसका उपयोग अक्सर हिमालय के लिए उपयोग किया जाता है और जो राज तरंगणी में मिलता है, जहां इसका उपयोग कश्मीर या उसके पास के लोगों के लिए किया गया है। कीरों की चर्चा वराह मिहिर ने की है और प्रोफेसर कीलहोम की ओर से प्रकाशित ताम्रपत्र में भी इसकी चर्चा है। कांगड़ा घाटी के बैजनाथ मंदिर के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम कीर ग्राम के रूप में लिखा है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ है सांपों का गांव। बैजनाथ और उसके आसपास के इलाकों में नाग आज भी एक प्रसिद्ध देवता है। इस प्रकार कीर शब्द नाग का समानार्थी है और इसमें जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता कि हिमालय के सर्प को पूजने वाले कीरों का करीबी संबंध दक्षिण के द्रविड़ों, केरों, चेरों या केरलों से था। नामों की समानता पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ हम कुछ और बातों पर भी गौर कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पदनाम स्पष्ट रूप से समान हैं, वो सभी सौर नस्ल के हैं। वो सभी छत्र नागिन नाग की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों के रूप में वो सभी नाग देवी देवताओं को पूजते हैं। इन सारी बातों से ये बहुत हद तक निश्चित लगता है कि दक्षिण भारत के द्रविड़ उसी नस्ल के थे जिस नस्ल के उत्तर में नाग या असुर। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही लोग हैं। इतने सारे प्रमाणों के बाद भी कई लोग शोध से प्राप्त परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। इसे स्वीकार करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा दक्षिण भारत में द्रविड़ों के नाम के साथ जुड़े उपनाम हैं। उनके लिए ये पूछना स्वाभाविक है कि अगर वो सच में नाग हैं, तो फिर द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल दक्षिण के लोगों तक सीमित क्यों है? आलोचक ये पूछेंगे कि अगर द्रविड़ और नाग एक ही लोग हैं, तो दक्षिण भारत के लोगों को नाग क्यों नहीं कहा जाता है? बेशक ये एक पहेली है, लेकिन ऐसी पहेली नहीं जिसका कोई हल न हो। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसका हल निकाला जा सकता है। सबसे पहले भाषा को लेकर परिस्थिति का ध्यान रखना होगा। आज दक्षिण भारत की भाषा उत्तर भारत से भिन्न है। क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? इस प्रश्न पर ओल्डहैम की बात पर गौर करना चाहिए। ये स्पष्ट है कि संस्कृत के पुराने व्याकरणों ने द्रविड़ देशों की भाषा को उत्तर भारत की स्थानीय भाषाओं से जुड़ा हुआ माना था और उनके विचार से ये विशेष रूप से उन लोगों की बोली से जुड़ा था, और जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो असुर जनजातियों के वंशज थे। इस प्रकार सहज चंद्रिका में लक्ष्मी धारा कहते हैं कि पांड्य, काक्य, वाहलिक, सहय, नेपाल, कुंतल, सुदेश, भोट, गांधार, हैव और कन्नौज के पैशाची राज्यों में पैशाची भाषा बोली जाती है और वे पैशाची राज्य हैं। सभी स्थानीय बोलियों की तुलना में पैशाची में संस्कृत के शब्दों की संख्या सबसे कम थी। इस प्रकार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मूल रूप से असुर जिस भाषा को बोलते थे वो आर्यों से अलग थी। प्रोफेसर मुइरो ने ऋग्वेद के कई अंशों को उद्धृत किया है, जिनमें असुरों की बोली के लिए मृदवाच शब्द का प्रयोग किया गया है। इन अंशों के आधार पर प्रोफेसर मुइरो कहते हैं, मृदवाच शब्द का अनुवाद मैंने
ठेस पहुंचाने के रूप में किया है। इनकी व्याख्या सायन ने इस रूप में की है कि वो जिसकी बोली की ग्रंथियां नष्ट हो गई हैं। इसका अर्थ मूल रूप से यही है कि असुरों की भाषा आर्यों को समझ नहीं आती थी। ये बात ऋग्वेद के कन्या अंश के लिए कही जा सकती है, जिसमें कहा गया है, हम इंद्र को प्रसन्न करके दुष्ट बोलने वाले पर विजय प्राप्त करें। शतपथ ब्राह्मण से हमें ये पता चलता है कि बोल न पाने के कारण असुर नष्ट हो गए और हे लाभ कहकर रोने लगे। उनकी बोली को समझना इतना कठिन था और जो भी इस प्रकार बोलता है वो म्लेच्छ है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण जंगली भाषा को ना बोले, क्योंकि वो असुरों की भाषा है। मनु हमें बताते हैं जो जनजातियां ब्रह्मा के मुंह, हाथ, जांघों और पैर के अतिरिक्त पैदा हुई, वो चाहे म्लेच्छों की भाषा बोले या आर्यों की, उन्हें दस्यु कहा जाता है। इस कारण मनु के युग में आर्यों के साथ ही म्लेच्छों या असुरों की भाषा भी प्रयोग में थी। हालांकि महाभारत में जिस अवधि की चर्चा है उसमें असुरों की भाषा आर्यों में बदल चुकी जनजातियों के बीच लगभग समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि विदुर ने जब म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को संबोधित किया तो युधिष्ठिर के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा समझ नहीं सका। हालांकि इसके बाद के समय में व्याकरणविद रमा तारक वगीसा कहते हैं, वो लोग जो नागों की तरह बोलते हैं, इस कारण ऐसा लगता है कि जो असुर परिवर्तित नहीं हो सके, उन्होंने इस भाषा के साथ ही अपने धर्म और परंपराओं को अपने पूर्वजों के जाने के बरसों बाद तक बनाए रखा, जब तक कि उनके परिवर्तित बंधुओं ने उन्हें त्याग नहीं दिया। स्पष्ट रूप से इन अपरिवर्तित जनजातियों के बीच ही पैशाची बोली प्रयोग में थी, और जैसा कि हमने अभी अभी देखा है, इन्हीं जनजातियों के बीच द्रविड़ पांड्य लोग थे। ऐसा विचार कि तमिल और सजातीय भाषाओं का आधार प्राचीन असुर बोली थी, इस बात से काफी हद तक पुष्ट होता है कि सिंध की सीमा पर बसी ब्राहुई जनजाति की भाषा उनके काफी करीब पाई गई है। इस कारण ही डॉक्टर कॉल्डवेल कहते हैं कि ब्राहुई भाषा से हमें सिंधु के पार मध्य एशिया के दक्षिण हिस्से तक द्रविड़ नस्ल का पता लगता है। मैंने जैसा कि पहले कहा है कि इसी देश में असुर या नाग रहते थे और इसी नस्ल के लोगों ने द्रविड़ राज्यों की स्थापना की थी। अब तक जितने भी प्रमाण सामने आए हैं उन सभी पर विचार करने के बाद एकमात्र निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत के दक्षिण में रहने वाले द्रविड़ उत्तर के असुरों या नागों की ही नस्ल के थे। यहाँ जिस दूसरी बात को समझना है वो ये है कि द्रविड़ शब्द मूल शब्द नहीं है, ये तमिल शब्द का संस्कृत रूप है। तमिल मूल शब्दों को जब संस्कृत में लाया गया तब वो दमित और बाद में दमिल और फिर द्रविड़ बन गया। द्रविड़ लोगों की भाषा का नाम है और वो लोगों की नस्ल को नहीं बताता है। ध्यान में रखने वाली तीसरी बात है कि तमिल या द्रविड़ महज दक्षिण भारत की भाषा नहीं थी, बल्कि आर्यों के आने से पहले ये पूरे भारत की भाषा थी, जो कश्मीर से कैप कोमोरिन तक बोली जाती थी। दरअसल ये पूरे भारत में नाग लोगों की भाषा थी। गौर करने वाली अगली बात है आर्यों और नागों के बीच संपर्क और इसका जो प्रभाव नागों और उनकी भाषा पर पड़ा। भले ही यह विचित्र लगे, लेकिन इस संपर्क का जो प्रभाव उत्तर भारत का नागों पर पड़ा वो दक्षिण भारत के नागों पर पड़ने वाले प्रभाव से काफी अलग था। उत्तर भारत के नाग लोगों ने तमिल को छोड़ दिया जो उनकी मातृभाषा थी और उसकी जगह संस्कृत को अपना मान लिया। दक्षिण के नाग लोगों ने तमिल को अपनी मातृभाषा बनाए रखा और आर्यों की संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया। अगर इस अंतर को ध्यान में रखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों द्रविड़ शब्द सिर्फ दक्षिण भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत के नाग लोगों की द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं रह गया था, क्योंकि उन्होंने द्रविड़ भाषा बोलनी बंद कर दी थी। लेकिन जहाँ तक दक्षिण भारत के नाग लोगों का संबंध है तो न केवल द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उनके लिए किया गया क्योंकि वो द्रविड़ भाषा बोलते थे, बल्कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले वही एकमात्र रह गए थे, जबकि उत्तर के नाग लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कहे जाने का यही वास्तविक कारण है। हालांकि दक्षिण भारत के लोगों के लिए द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल किए जाने से ये तथ्य नहीं बदल जाता कि नाग और द्रविड़ एक ही हैं। समान लोगों के बस दो अलग अलग नाम हैं। नाग नस्ल या संस्कृति का नाम है और द्रविड़ उनका भाषाई नाम। इस कारण दास और नाग एक ही हैं तथा नाग और द्रविड़ भी एक ही हैं।
दूसरे शब्दों में भारत की नस्लों के विषय में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मात्र दो ही नस्ल रही हैं, आर्य और नाग। बेशक राइस का सिद्धांत यहाँ धराशायी हो जाता है, क्योंकि ये तीन नस्लों के अस्तित्व की बात करता है, जबकि सच्चाई ये है कि मात्र दो नस्लें थीं। हालांकि ये मान लें कि एक तीसरी मूल नस्ल भारत में द्रविड़ों के आने से पहले रह भी रही थी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि द्रविड़ पूर्व में जातियां मूल भारत में वर्तमान के समय के स्पर्शों की पूर्वज थीं? सच का पता लगाने के लिए हम दो प्रकार की जांच कर सकते हैं। एक मानव शास्त्रीय परीक्षण है और दूसरा है मानव जाति विज्ञान संबंधी। भारत के लोगों के मानव शास्त्रीय गुणों के आलोक में प्रोफेसर घुर्ये ने भारत में जाति और नस्ल के अपने खंड में बेहद मार्के की बात कही और उसे नीचे उद्धृत किया गया है। हम संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण को प्राचीन आर्यों के विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में लें और उसके साथ तुलना शुरू करें। अगर हम उनके बीच अंतर की सूची पर गौर करें तो पाते हैं कि संयुक्त प्रांत की अन्य भी जाति की तुलना में छत्री के सिवाय उसके अंतर की सूची पंजाब के चूहरा और खत्री की तुलना में थोड़ी छोटी दिखती है। खत्री और चूहरा के बीच अंतर की सूची संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहरा के बीच के अंतर की सूची से थोड़ी ही कम है। इसका मतलब हुआ कि संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण के शरीर की बनावट पंजाब के चूहरा और खत्री से बहुत ऊंची छत्री जाति के मुकाबले अधिक करीब है। अगर हम संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और अन्य क्षेत्रों के ब्राह्मणों के बीच की अंतर की सूची पर नजर डालें तो संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहर के बीच नजदीकी की सच्चाई खोलकर सामने आ जाती है। यहाँ तक कि संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और बिहार के ब्राह्मण के बीच अंतर की सूची, जहां बिहार के ब्राह्मणों को आर्य संस्कृति के विस्तार के इतिहास के आधार पर संयुक्त प्रांत के ब्राह्मणों के करीब माना जाता है, संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और चूहर के बीच अंतर की सूची से कहीं ज्यादा लंबी है। ऐतिहासिक आधार पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि बिहार और संयुक्त प्रांत के बीच करीबी अधिक होगी। तालिका पर हम जब गौर करते हैं तो देखते हैं कि कुर्मी ब्राह्मण के करीब है और चमार तथा डोम उससे काफी अलग है। लेकिन इस मामले में चमार ब्राह्मण से उतना अलग नहीं है जितना कि संयुक्त प्रांत का चमार संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण से अलग है। बंगाल की तालिका दिखाती है कि चंदेल, जिन्हें सामाजिक वरीयता के क्रम में छठे स्थान पर रखा जाता है और जिनका स्पर्श दूषित करने वाला माना जाता है, ब्राह्मणों से ज्यादा अलग नहीं है। जिनके दूसरे क्रम के कायस्थ बमुश्किल ही अलग माने जाते हैं। बॉम्बे में देशस्थ ब्राह्मण मछुआरों की जाति सोन कोली के इतने करीब है जितने अपने समकक्ष चितपावन ब्राह्मण के भी नहीं है। महार, जो मराठा क्षेत्र के अछूत हैं, उनका स्थान किसान वर्ग के कुनबी के बाद दूसरे नंबर पर है और इसी के बाद शेनवी, ब्राह्मश, नागर ब्राह्मण और उच्च जाति के मराठा आते हैं। ये परिणाम काफी पुराने हैं। सामान्य रूप से कहें तो इसका मतलब यही है कि सामाजिक पदक्रम और शारीरिक विभेद के बीच कोई संबंध नहीं है। आखिर में हम मद्रास की बात करते हैं। यहाँ हमें विभिन्न भाषाई क्षेत्रों को अलग अलग देखना होगा, क्योंकि सामाजिक प्राधान्यता की दृष्टि से तमाम इलाके अलग होते हैं। रिजली और ई थर्स्टन की ओर से जो औसत दिया गया उसके अनुसार जातियों का क्रम इस प्रकार है: कापू, सली, मल्ला, गोला, मडिगा, फोगाटा और कोमाटी। सामाजिक हैसियत के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, कोमाटी, गोला, कापू और अन्य तथा सले, फोगाटा व अन्य। माला मडिया सबसे निचले पायदान पर हैं, क्योंकि वो तेलुगु इलाके में सबसे निचले स्तर पर माने जाते हैं। कन्नड़ क्षेत्र में नाक की लंबाई का सूचकांक निम्नलिखित क्रम बताता है: कामाटक स्मार्थ ब्राह्मण, बंत, बिल्व, मांड्या ब्राह्मण, वक्कालिगा, गानिका, लिंग बंजिका, पांचाल, कुर्रह, होलेय, देशस्थ ब्राह्मण, तोरिया और बेदर। सामाजिक क्रम की योजना में जातियां इस प्रकार हैं: ब्राह्मण, बंद और वक्कालिगा, तोरैया आदि, कुर्बा और गनिगा, बदगा और क्रुम्ब और सोलगा, बिल्व, बेदा, होलिय। इस तुलना का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम ये देखते हैं कि नाक की लंबाई के सूचकांक के अनुसार होलेय, जो कन्नड़ क्षेत्र के अछूत हैं, वो
75.1 है, जबकि सबसे ऊपर के ब्राह्मण 71.5 पर हैं, जबकि जंगल के क्रुम्ब और सोलगा, जिन्हें हिंदू के रूप में देखे जाने पर इस सूची में स्थान मिलता है, क्रमशः 86.1 और 85.1 पर हैं। नाग सूचकांक के अनुसार तमिल जातियों का क्रम इस प्रकार होगा: अम्बट्टन, वेल्लई, एडियायन, अगमुड़ियन, तमिल ब्राह्मण, पल्ली, मलयाली, शहनान और परियान। 4 विशेष मलयाली जातियों के नाग सूचकांक हैं: तियान 75, नबूदिरी 75.5, नायर 76.7, चारोमन 77.2। त्रावणकोर की जंगली जनजाति कनिकर का नाग सूचकांक 8.46 है। इस प्रकार चारोमन पहुंच से बाहर भी उसी नस्ल के हैं जिससे कि ब्राह्मण नाग की कनिकर। अन्य समुदायों को लेकर क्या कहा जाता है और उपरोक्त में से बातों को हटाकर कि अस्पर्शों को लेकर क्या कहा जाता है, ये स्पष्ट है कि पंजाब के चूहरों अस्पर्शों का नाक सूचकांक संयुक्त प्रांत के ब्राह्मणों के नाक सूचकांक के समान है। बिहार के चमारों अस्पर्शों का नाक सूचकांक बिहार के ब्राह्मणों के सूचकांक से ज्यादा अलग नहीं है। कर्नाटक के होले या अछूत का नाक सूचकांक कर्नाटक के ब्राह्मणों से बहुत अधिक है और तमिलनाडु के चेरोमन सबसे निम्न जाति से भी अधिक नीचा का नाक सूचकांक तमिलनाडु के ब्राह्मणों जितना ही है। अगर मानव मिति एक विज्ञान है जिस पर लोगों की नस्ल का पता लगाने के लिए भरोसा किया जा सकता है, तो हिंदू समाज के विभिन्न स्तरों पर मानव मिति को लागू करने से प्राप्त परिणाम इस बात को खारिज करते हैं कि अछूत किसी ऐसी नस्ल के थे जो आर्यों और द्रविड़ों से अलग थी। सारी नाप तौल यही स्थापित करती है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। इससे बात अब आगे बढ़ती है कि अगर ब्राह्मण आर्य हैं तो अछूत भी आर्य हैं, अगर ब्राह्मण नाग हैं तो अछूत भी नाग हैं। जब सारे तथ्य यही स्थापित करते हैं तो फिर राइस ने जो थ्योरी दी थी उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी थी। छुआछूत का नस्ली सिद्धांत न सिर्फ मानव मिति के परिणामों के उलट है, बल्कि भारत की जातियों के बारे में हम जो कुछ जानते हैं उनसे भी इसकी पुष्टि नहीं होती। ये बात सभी जानते हैं कि किसी समय में भारत के लोग जनजातीय आधार पर संगठित थे और जनजातियां भले ही अब जातियां बन चुकी हैं, लेकिन संगठन अब भी जस का तस है। प्रत्येक जनजाति को कुलों में बांटा गया था और कुलों में परिवारों के समूह होते थे। परिवारों के प्रत्येक समूह का एक कुल चिन्ह होता था जो कोई जीवित या निर्जीव वस्तु हो सकता था। जिनके कुल चिन्ह समान होते थे वो विगोत्रेय विवाह समूह बनाते थे, जिन्हें गोत्र या कुल के नाम से जाना जाता था। ऐसे परिवार जिनका गोत्र एक ही होता था उन्हें आपस में विवाह की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही माने जाते थे और उनकी रगों में एक ही खून दौड़ता था। इस बात को समझ लेने के बाद विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच कुल चिन्हों के वितरण की जांच नस्ल का पता लगाने के लिए एक अच्छी परीक्षा साबित हो सकती है, जैसा कि मानव मिति भी करती रही है। दुर्भाग्य से कुल चिन्हों का अध्ययन और विभिन्न समुदायों के बीच उनके वितरण की समाजशास्त्र के छात्रों ने पूरी तरह अनदेखी की है। इस उपेक्षा का कारण काफी हद तक जनगणना आयुक्तों की ओर से व्यक्त किया गया विचार है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था और हिंदू समाज की संरचना की सच्ची इकाई उपजाति है जो सगोत्र विवाह के नियम पर आधारित है। इससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती। हिंदू समाज की इकाई उपजाति नहीं है बल्कि परिवार है जो विगोत्रीय विवाह के नियम पर बनता है। इस अर्थ में हिंदू परिवार मूल रूप से एक जनजातीय संगठन है, न कि सामाजिक संगठन जैसे कि उपजाति होती है। विवाह के मामले में हिंदू परिवार मुख्य रूप से कुल और गोत्र के आधार पर चलता है और उसके बाद ही जाति और उपजाति से जुड़े विचार करता है। कुल और गोत्र आदिम समाज के कुल चिन्ह के ही समान है। ये दिखाता है कि हिंदू समाज का संगठन अब भी जनजातीय है, जिसके मूल में परिवार होता है जो कुल और गोत्र के आधार पर विगोत्रीय विवाह के नियमों का पालन करता है। जातियां और उपजातियां सामाजिक संगठन हैं जिन्हें जनजातीय संगठन पर थोपा जाता है और उनकी ओर से तय किए गए सगोत्र विवाह के नियम कुल और गोत्र के जनजातीय संगठनों की ओर से निर्धारित विगोत्रीय विवाह के नियम को हटा नहीं पाते। उपजाति की बजाय परिवार को मौलिक मानने का कारण स्पष्ट है। इससे हिंदू परिवारों के बीच प्रचलित कुल और गोत्र के नामों का अध्ययन संभव होगा। इस प्रकार के अध्ययन से ये पता लगाने में काफी
मदद मिलेगी कि भारत में कौन कौन सी नस्ल के लोग रहते हैं। अगर वही कुल और गोत्र अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से जातियां भले ही अलग अलग हैं, लेकिन नस्ली रूप से वो एक हैं। इस प्रकार के 2 अध्ययन किए गए हैं, एक रिजली की ओर से महाराष्ट्र में और दूसरा रोज की ओर से पंजाब में, तथा जो नतीजे सामने आए वो सीधे तौर पर इस सिद्धांत के उलट हैं कि अछूत नस्ली रूप से आर्यों या द्रविड़ों से अलग हैं। महाराष्ट्र में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठों का है। महाराष्ट्र में महार अछूत है। मानव जाति विज्ञान की जांच ये दिखाती है कि दोनों के कुल एक ही है। दोनों के बीच समानता इतनी अधिक है कि मराठों के बीच शायद ही कोई कुल ऐसा है जो महारों के बीच नहीं मिलता, और महारों के बीच कोई कुल ऐसा नहीं है जो मराठों के बीच नहीं मिलता। इसी प्रकार पंजाब में सबसे अधिक संख्या जाटों की है। मजहबी सिख अस्पृश्य हैं और उनमें से अधिकांश चमार जाति के हैं। मानव जाति विज्ञान की जांच दिखाती है कि दोनों के गोत्र एक ही हैं। इन तथ्यों के बाद आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अछूत किसी अलग नस्ल के हैं? जैसा कि मैंने कहा है, कुल चिन्ह, कुल और गोत्र का कोई महत्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों के कुल चिन्ह एक हैं वो सजातीय होंगे। अगर वो सजातीय थे तो वो अलग अलग नस्ल के